स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं आप लोगों को दो कंसेप्चुअल चीज़ें बता दूं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन एक और नाम है प्रोटोप्लाज्म। जी स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो मैंने बताया था कि लिविंग मैटर ऑफ ए सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लास्ट, जिसमें मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर जो कुछ भी है, ठीक है, तो ये डिफरेंट वे से आप प्रोटोप्लास्ट को डिफाइन करते हो, ठीक है। पहली डेफिनेशन के मुताबिक लिविंग मैटर ऑफ द सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। लिविंग मैटर ऑफ द सेल, यहाँ मैं लिखता हूँ लिविंग मैटर ऑफ the cell. So this is one definition, living matter of the cell. Again अगर मैं प्रोटोप्लास्ट की दूसरी डेफिनेशन करूं तो a cell without a cell wall, एक सेल जिसकी सेल वॉल नहीं होती वो भी प्रोटोप्लास्ट ही होता है। एंड इन सिंपल वर्ड्स एनिमल सेल इज़ ए प्रोटोप्लास्ट। तो स्टूडेंट्स ये मैंने 3 डिफरेंट वे से प्रोटोप्लास्ट की डेफिनेशन की। अच्छा, अगर हम ये तीसरी डेफिनेशन को देखें, एनिमल सेल इज़ ए प्रोटोप्लास्ट, सो अ सेल विदाउट सेल वॉल इज़ ऑल्सो नोन एज protoplasm. So in this case the animal cell is not a protoplasm because the animal cell contains a rigid cell wall. That is why, as we have said before, animal cell is a protoplast because it does not contain any cell wall material. So simply मैं यही कहूँगा कि प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्या है। In another way we can define protoplasm as the cell membrane and anything within it. तो मैं इससे नीचे यहाँ यहाँ लिखता हूँ cell membrane and anything within it, और उसके अंदर जो कुछ भी है that is protoplasm. तो स्टूडेंट्स अब इसको और जर्नलाइज कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोटोप्लास्ट। सो द नेक्स्ट टर्म इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये मिलती जुलती लगती है लेकिन इनमें फ़र्क है। जिस तरीके से हमने बात की, समटाइम्स स्टूडेंट्स सोचते हैं प्रोटोप्लाज्म मीन साइटोप्लाज्म, तकरीबन ठीक है लेकिन ठीक नहीं भी है। अगर हम प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन करें तो हमने बात की सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, वेयर द प्रोटोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म एंड एनीथिंग विद इन इट, साइटोप्लाज्म प्लस anything within it. साइटोप्लाज्म में जो कुछ भी है वो जो है वो मिलकर के प्रोटोप्लाज्म बनाएगा। तो साइटोप्लाज्म में आपको पता है सेल ऑर्गेनेलिज हैं, सेल ऑर्गेनेलिज लाइक न्यूक्लियस है और भी दूसरे ऑर्गेनल्स, तो आप लोग जानते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में आप लोगों को फ़र्क पता होना चाहिए। एक चीज़ आखिर में स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म को आमतौर पर सेल भी बोला जाता है, तो सेल जो है ये प्रोटोप्लाज्म है। इन केस ऑफ एनिमल सेल, सो वी डायरेक्टली सेल भी बोल सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन द मोर अप्रोप्रिएट जो है वो प्रोटोप्लास्ट है, बिकॉज सेल विदाउट सेल वॉल, लिविंग मैटर ऑफ द सेल, वट एवर वी हाउ वी डिफाइन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सेल जो है वो डिफरेंट है। सो इट सेल कैन बी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, whereas the प्रोटोप्लास्ट इज ट्रूली द एनिमल सेल। तो ये आप लोगों को छोटे छोटे डिफरेंस और फ़र्क जो है वो पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बात करते हैं जो हमारा मेन कंसर्न है, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। स्टूडेंट्स ये एक बड़ा सा मैं दायरा बना रहा हूँ, ठीक है।
लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बिग सेल है। सेल शुरू होता है अपनी मेम्ब्रेन से। अगर हम प्रोटोप्लास्ट की बात करें, द लिविंग मैटर ऑफ द सेल, फर्स्ट इज द सेल membrane, the outermost boundary in animal cell, whereas in plant cell it is covered by a rigid cell wall. Now beneath the cell membrane is the cytoplasm, and ये सेंटर में आपको पता है द न्यूक्लियस है एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ठीक है जी, दिस इज न्यूक्लियस, और मैं न्यूक्लियस को यहाँ शो करता हूँ, न्यूक्लियस, ठीक है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान है, और इसको मैं चाहता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। तो स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म में अगर आप देखें तो साइटोप्लाज्म जो है, ये सारा जो एरिया है, ये एक एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस, ये इससे फिल रहता है। एक्वस ग्राउंड, एक्वस मीन वाटर, एंड ग्राउंड सब्सटेंस मीन्स कि ये एक साइट है, एक जगह है जहाँ सेल के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होने होते हैं, ठीक है। तो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है। अब इस एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस में क्या क्या प्रेजेंट है ये देखते हैं। तो इसके एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस में नंबर 1 पे जो है वो प्रेजेंट है जो है साइटोसोल, जिसको भी हम बात करते हैं। नंबर 2 पे प्रेजेंट है इनसॉल्युबल, बल्कि अभी ये नहीं लिखते। नंबर 2 पे प्रेजेंट है इंक्लूजन्स, ठीक है। अब ये जो इंक्लूजन्स हैं, इनमें कौन कौन सी इंक्लूजन है? तो नंबर 1 पे इसमें आ जाती है हमारे पास, नंबर 1 पे आ जाता है इनसॉल्युबल वेस्ट। नंबर 2 पे स्टोरेज प्रोडक्ट्स, एंड नंबर 3 पे हमारे पास आ जाते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फर्स्ट साइटोसोल की, तो ये साइटोसोल जो है, यहाँ लिख रहा हूँ साइटोसोल जो है, दिस इज डिफाइंड एज द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। जी स्टूडेंट्स, सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज द साइटोसोल। अब साइटोसोल जो है, इसका जो है सॉल्युबल पार्ट जो है साइटोप्लाज्म का, उसको साइटोसोल बोलते हैं। अब सॉल्युबल पार्ट्स में एक हिस्सा इसका जो है वो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, और दूसरा ट्रू सॉल्यूशन, एंड द सेकंड पार्ट मेक्स द कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम सिर्फ साइटोसोल की बात करें। ये एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस जो है, ये सारा एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है, यानी कि पानी का एक समंदर है, एक जगह है जिसमें पानी फिल्ड है, वाटर फिल्ड है, और इट कंटेन्स 2 पार्ट, साइटोसोल एंड इंक्लूजन्स। अब जो साइटोसोल है which forms the soluble part of the cytoplasm, whereas the inclusion forms insoluble part of the cytoplasm। यानी ये वाला जो पार्ट है, this is insoluble, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और ये जो साइटोसोल वाला, ये soluble है। तो अब soluble की हम बात करें, soluble का एक हिस्सा ट्रू सोल्यूशन बनाता है और दूसरा कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है। ट्रू सोल्यूशंस मीन मतलब स्मॉल जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, ये स्मॉल भी है और पोलर भी है, वाटर सॉल्युबल भी है। तो ऐसे हो गए मॉलिक्यूल्स, और इसके अलावा आयंस जो हैं ये मिलकर के क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक पतला सा सॉल्यूशन बनाएंगे, पानी में हल होकर एक सॉल्यूशन बनाएंगे, विच इज़ द ट्रू सॉल्यूशन, होमोजीनियस ट्रू सॉल्यूशन। Whereas the colloidal solution is formed by the mixing of
लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, जो पानी में हल होने वाले लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक स्टार्च वगैरह, स्टार्च, प्रोटीन्स, ठीक है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मिल करके कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बनाएंगे। कोलाइडल मीन जो है सॉल्युबल तो है लेकिन ये विस्कस है। अब फर्दर कोलाइडल सॉल्यूशन भी 2 पार्ट्स हैं इसके। नंबर 1 इसको सोल बोलते हैं और नंबर 2 पे है हम जिसको जेल बोलते हैं, ठीक है, सोल एंड जेल। जो सोल वाला कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, ये नॉन विस्कस होता है, नॉन विस्कस, जबकि जो जेल वाला साइटोप्लाज्म का कोलाइडल सॉल्यूशन वाला पार्ट है, दिस इज विस्कस, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये दोनों मिल करके हमारे पास साइटोसोल है। अब साइटोसोल जो है ये भी आपने याद रखना, ये 90% इसमें वाटर ही होता है, ठीक है, और यही साइटोसोल जो है दिस इज द ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। मतलब जो पानी वाला हिस्सा है, जो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है, वो एक्चुअली ये साइटोसोल ही है, जिसको हमने उसके 2 हिस्से कर दिए, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन, और जिसकी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं। अब दूसरे वर्ड्स में स्टूडेंट्स, जो ये सॉल्युबल पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, अब दूसरा है इनसॉल्युबल पार्ट, जिसको हमने इंक्लूजन्स का नाम दिया। स्टूडेंट जो इंक्लूजन्स हैं ये 3 हैं, इनसॉल्युबल वेस्ट, स्टोरेज प्रोडक्ट्स एंड सेल ऑर्गेनल्स। जो इनसॉल्युबल वेस्ट हैं ये आपको पता है कि जो भी वेस्ट सेल से बाहर एक्सपोर्ट करना होगा, एक्सक्रीट करना होगा, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होगा और इस तरीके से सेल से बाहर ठिकाने लग जाएगा। सिमिलरली जो स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं लाइक ग्लाइकोजिन है एज इन मसल्स एंड लिवर सेल्स, और इस तरीके से स्टार्चेज हैं, ठीक है, प्लांट सेल्स के अंदर, तो ये ऐसी चीज़ें जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो स्टोर हो जाती हैं डिफरेंट ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में। फाइनली सेल ऑर्गेनल्स। अब आपको पता है कि जो सेल साइटोप्लाज्म है इसमें बेशतर सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक मैं यहाँ कुछ के नाम लिख देता हूँ सेल ऑर्गेनल्स। नंबर 1 पे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया ये एक फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनल्स है जिसकी तकरीबन इस तरह की थोड़ी शेप होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में कहीं भी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है, और इसके लिए जो है वो एक टर्म यूज़ होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है कि ये साइटोप्लाज्म एक जगह खड़ा नहीं रहता, बल्कि ये इस तरीके से सर्कल करता है पूरे सेल में, जिसकी वजह से सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनल्स जो हैं वो भी डिफरेंट जो है वो जगहों पर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव करते रहते हैं। एंड दिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज बिकॉज ऑफ द साइटोस्केलेटन, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। साइटोस्केलेटन की मूवमेंट की वजह से सेल का साइटोप्लाज्म भी मूव करता है, और इसके साथ साथ सेल के जो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनल्स हैं वो भी मूव करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसी तरह प्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी तरीके से गोल्जी अपरेटस है, न्यूक्लियस है, और राइबोसोम्स हैं, स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी बेशुमार, क्लोरोप्लास्ट वगैरह वगैरह। तो स्टूडेंट्स these are all the cell organelles that are present inside the cytoplasm, either free floating or they are submerged in the cytoplasm. तो ये हमने बात कर ली the inclusions और the cell organelles। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो साइटोप्लाज्म की कॉम्पोजिशन है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शन के ऊपर। तो अगर हम साइटोप्लाज्म के फंक्शंस की बात करें तो साइटोप्लाज्म का जो फंक्शन है एक तो यहाँ से जाहिर होता है कि ये स्टोरेज हाउस है, ठीक है, इट इज़ ए स्टोरेज हाउस। स्टोरेज हाउस मीन कि ये बहुत से जो है वो कंपाउंड्स को, चीज़ों को स्टोर कर लेता है। नंबर 2 साइटोप्लाज्म जो है ये एक साइट है, साइट फॉर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, लाइक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, तो वो भी साइटोप्लाज्म में जो है वो होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट साइटोप्लाज्म जो है वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को जगह देता है। साइटोप्लाज्म जो है इसमें
जो है वो साइक्लोसिस मूवमेंट से ऑर्गेनल्स मूव करते हैं। सो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और मैं बारहा ये कहता हूँ कि ये जो आपको टेक्निकली बताया कि इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, इसको आप लोगों ने अच्छे से समझना है और बुक की अच्छे से रीडिंग करनी है। देयर आर सर्टेन डिफ़िकल्ट टर्म्स विच यू फाइंड डिफ़िकल्ट, लेकिन आपने घबराना नहीं है, उनको समझना है। इस लेक्चर को दोबारा देखना है, अगर समझ ना आए तो मैं समझता हूँ आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।